सुनिए सुनिए, आज इस्लामी जमातीन थाना अब्दुल सुभान कोतनाकुल का मकान अटैच करने का हुक्म सादर फरमाया है। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट में आज चर्चा दहशतगर्दों को दिए जा रहे सख्त संदेश की। जी हां, रामबन जिले के गूल में डीजीपी जम्मू कश्मीर के आदेश पर दहशतगर्द गतिविधियों में संलिप्त 3 आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उसके दूरगामी प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना जताई जा सकती है। दरअसल अब्दुल मजीद, शाहदीन और फारूक अहमद नामी दहशतगर्दों से जुड़ी दुकान और मकानों को अटैच किया गया है। इसमें वो जायदादें शामिल हैं जो इनके नाम पर थीं और ऐसी भी प्रॉपर्टी शामिल है जो दहशतगर्द ने किराए पर ली हुई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया था। जिन आतंकियों के अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है वो कोट भलवाल जेल में बंद हैं। सुनिए, आज इस्लामी जमातीन थाना अब्दुल सुभान कोतनाकुल का मकान अटैच करने का हुक्म सादर फरमाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की कार्रवाई आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एक सख्त कदम है, और क्या इस कदम से ऐसे लोग किसी आतंकी मंशा से पहले या इसमें संलिप्त होने से पहले 10 बार क्या नहीं सोचेंगे? और क्या इस तरह की कार्रवाई उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो लोग आतंकी सोच रखने वाले चंद लोगों के कारण पशेमान और परेशान होते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशेंगे अपने खास मेहमानों से। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ 4 खास पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं इरफान हफीज लोन, जो लीगल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं अशोक कुमार अत्री, फॉर्मर DIG और सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वरिंदर सिंह सोनू, स्पोक्स पर्सन PDP, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे एडवोकेट RS पठानिया, प्रवक्ता BJP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं अशोक कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा यह सवाल लेकर कि ये जो अटैचमेंट की कार्रवाई हुई है दहशतगर्दों से जुड़े प्रॉपर्टीज के साथ, या जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया, किराए पर ले रखा था उसके साथ, या जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी उनके साथ, क्या ये एक ऐसा संगमेल साबित होगा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक लगातार जो संघर्ष है, जो कोशिश है, उसमें बहुत बड़ा सहायक बनेगा? अशोक कुमार जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से उनके पास जाऊं। अशोक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अशोक कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अशोक कुमार जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मैं रुख करना चाहूंगा PDP के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, वरिंदर सिंह सोनू। सोनू जी, आपके लिए भी मेरा यही सवाल है कि ये जो एक्शन अटैचमेंट का जो है, इस एक्शन के क्या नतायज, किस तरह के प्रभाव देखते हैं? देखिए वत्सल जी, ऐसे है कि अगर कोई आदमी देश के खिलाफ या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है तो उसके खिलाफ कानून पूरी कार्रवाई करे। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक का माहौल जो है वो खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होगी वो कानून करेगा। लेकिन यहां तक आपने प्रॉपर्टी अटैच की बात की है, आप देखिए एक हर एक चीज की मन में बात आती है। हम कहते हैं, मान लीजिए कोई 4 भाई हैं, उनमें से एक जो है उसने वो मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और सरकार ने उसको पकड़ा है, पुलिस एजेंसी ने उसको पकड़ा है, तो वो जेल में है। और बाकी परिवार के लोगों ने उसको फारगती भी दी हुई है जहां वो उसको उनके साथ उसका लेना देना नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है तो भाई बहन, उसके परिवार जो वहां रहता है, उनका इस मिलिटेंसी मसले से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को भी सीज करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो जो उन लोगों जिनका मिलिटेंसी एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, या जिन्होंने परिवार के उस परिवार ने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है,
तो मैं समझता हूं कि उनकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम इसके हक में हैं। क्योंकि इस मिलिटेंसी की वजह से आप देखिए जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर के लोग, मैं 30 से ज्यादा कहता हूं, 3 दशकों से ज्यादा हो गए, जम्मू कश्मीर के लोग एक बहुत बड़ी मार से गुजर रहे हैं। मिलिटेंसी की मार है, इसमें आप देखिए कितना खून हमारा बह चुका है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी की दोष है, कोई दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोषी को कोई बचाने के नहीं है। लेकिन यह जरूर हम कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि उसकी फैमिली या उसके भाई या उनकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उनके साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ सजा जो है, उसके खिलाफ कानूनन से उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ एडवोकेट एस पठानिया अभी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा अशोक कुमार अत्री जी के पास जाने की। अशोक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। अशोक जी, ये जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई हुई है रामबन जिले में, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक संगमील साबित होगा दहशतगर्द गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ? और साथ ही साथ एक सवाल इसके साथ उठ रहा है, जो अभी शायद अगर आपने सुना हो, जो पीडीपी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। जी, ऐसा है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाली है इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है उसमें एक प्रोविजन है, सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक, 24 तक भी है। तो उस नोटिफिकेशन के जो है एफआईआर गूल का एक एफआईआर नंबर है 69 2022 का है, और उस एफआईआर में जो कि वर्सेस का है किसी अब्दुल आपके नाम से है वो, तो इस पे 2 नोटिफिकेशन जो है जो वहां के एसडीपीओ साहब है उन्होंने निकाले हैं इस एफआईआर में। और उस नोटिफिकेशन में जो है उन्होंने प्रॉपर्टी अटैच की है 2 आदमियों की। जी। और पहला नोटिस जो है एक जरीना बेगम है, वाइफ ऑफ अब्दुल मजीद करके है, शायद वो टेररिस्ट होगा, उसकी वाइफ होगी। और दूसरा जो नोटिस है जो टेररिस्ट होगा उसके फादर को दिया है वो नोटिस कि साहब ये जो प्रॉपर्टीज है ये टेररिस्ट प्रोसीड से ये बनी हुई है या क्रिएट की गई है, तो लिहाजा जो है मैं अंडर दिस सेक्शन जो है, अंडर सेक्शन 25 जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मैं इनको सीज करता हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पे मैं जरा आपको आपसे पूछना चाहता हूं कि एक और है फारूक नाम है जिस दहशतगर्द का, फारूक ने एक मकान किराए पर ले रखा था और उस मकान का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों में हुआ था, तो वो किराए का मकान जो फारूक ले रखा था उस मकान को भी अटैच किया गया है। मुझे लगता है कि उसको सीज नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग के हो सकता है जो ओनर उस हाउस का उसको पता ही नहीं हो कि ये जो आदमी रह रहा है रेंट पे वो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि लॉ ये कहता है, लॉ में इसमें जो नोटिफिकेशन एसडीपी ने निकाली है उसमें 2-3 चीजें देखने वाली है। नंबर 1 ये कि हाउ ही जंप टू द कंक्लूजन कि ये जो प्रॉपर्टी है ये टेररिस्ट की है या टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत जो है ये टेररिस्ट प्रोसीड है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि ये जो एक्ट नोटिस है ये उसकी वाइफ को गया और उसके टेररिस्ट के बाप को गया हुआ है। जी। तो उसमें जो रेवेन्यू का रेफरेंस दिया गया है जी, खसरा नंबर का दिया गया है, उसमें ये नहीं बताया कि ये जो प्रॉपर्टी जो टेररिस्ट के नाम पे जो बता रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड वो कब से है। जी। तो इसमें यही सवाल पैदा होता है कि जैसे कोई मेरे पैनलिस्ट कह भी रहे थे कि साहब आप इस एक्ट का इस्तेमाल करके ये है कि इनोसेंट लोगों को जो है हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, उनको जो है टेरराइज नहीं किया जाना चाहिए, लिंक करके टेररिस्ट के साथ और प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। जैसे कि एक मेडिकल शॉप सीज की है, वो कराने की बिजनेस है जी, और वो जो है उसका बाप ही उसका चला रहा है। हाँ। और टेररिस्ट जो है वो पता नहीं कहाँ क्या है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखा दिया कब से रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके नाम पे है, वो दैट इज नॉट मेंशन्ड जी। और एक और इसमें जो है मुझे जो लगी शॉर्ट कमिंग्स नोटिफिकेशन में वो ये है कि जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जी, तो डीजी साहब को ये है कि इससे पहले कि उसको एसडीपी को या आईओ को इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को अप्रूवल देने से पहले ऑफ अटैचमेंट उनको पहले एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करनी है और उस पर देखना है कि साहब ये जो
नोटिफिकेशन जो निकाली जा रही है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ये ठीक है कि नहीं है। जी। अब मुझे नहीं पता कि क्या वो जो इंक्वायरी जो है डिजिग्नेटेड ऑफिसर ने, हमारे डीजीपी साहब ने की है कि नहीं की है, या ऐसे ही अप्रूवल दे दिया गया है, वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर तो उन्होंने इंक्वायरी, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की, दैट मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड, और उसके बाद अगर अप्रूवल दिया है तो वो ठीक है। जी। तो इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हाँ। लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी प्रॉपर्टी इस तरह से सीज होती है, उसके लिए उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो लोग जो है डिजिग्नेटेड कोर्ट के, जो सीजर के अगेंस्ट जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के, कोर्ट में जा सकते हैं। जी। और कोर्ट जो है, कोर्ट की मर्जी है कि वो इसको सब एक्सेप्ट करे या इसको रिवोक कर दे प्रॉपर्टी को, और कोर्ट एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेगी इस पे। उसमें एक शो कॉज नोटिस देना है, और उसको जिसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है, जिसकी उन्होंने सीजर की कॉपी दी है अटैचमेंट की, उसको जो है कि वो अपील में जा सकता है, और उसको जो है ये सुनना है कोर्ट ने। जी। उसके बाद ही ये जो है कंफर्म कर सकता है अपने डिजिग्नेटेड जो अफसर है, हमारा अथॉरिटी है, डीजीपी साहब है वो, या इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, उसके ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। जी। ये फोर फीचर में भी अप्लाई होता है, और ये सीजर में भी, अटैचमेंट में भी अप्लाई होता है। सेक्शन 31 है इसकी, जी, इस एक्ट की। ठीक है जी हाँ। मैं इस पे और अब जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी जरा उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हमारे साथ एडवोकेट आर.एस. पठानिया जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप एडवोकेट भी हैं। पठानिया जी, ये जो रामबन में कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए? क्या ये दहशतगर्द कार्रवाइयों में संलिप्त लोगों के खिलाफ एक सख्त संदेश है? हालांकि पीडीपी के जो प्रवक्ता है वो इसके साथ कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। आपके चैनल पर सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम जो आपको देख रहे हैं, और धन्यवाद आपका, आपने इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया। ध्यान रहे कि केंद्र में एक मजबूत सरकार बनने के बाद मिलिटेंसी, टेररिज्म सिर्फ बातों से नहीं हम कहेंगे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, उसके लिए आपको जमीनी सतह पे कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म अगर सरकार का हॉलमार्क है तो उस जीरो टॉलरेंस पे हर तरीके से, चाहे वो कानूनी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव, या मेरे से पहले जैसे साथी बता रहे थे आपको अंडर यूओपीए एक्ट में जो अलग अलग इसके प्रावधान हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग भी देना पड़ेगा, जमीन पे उतरना भी पड़ेगा कि किसी भी शक्ल में टेररिज्म जम्मू कश्मीर में की मिट्टी पे, जिसे कहते हैं, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उस टेररिज्म में सबसे पहले जैसे आ गया, सबसे पहले तो बंदूक वाला टेररिज्म, फिर ये हवाला वाला टेररिज्म, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में बहुत सा पैसा जम्मू कश्मीर में हवाला से आया है, और टेररिज्म की प्रोसीड्स के साथ लोगों ने इन्वॉल्वमेंट हुए, कुछ लोग एकदम जिसे कहते हैं रिच हुए, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं एक मैसेज जाना चाहिए जी। और कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन, लगे भी कि इंसाफ हो रहा है। तो इंसाफ की सरकार का जो ऑल आउट टेररिज्म का जो ऑल आउट एक सरकार का है कि वी विल गो जीरो टॉलरेंस ऑल, और ऑपरेशन जो ऑल आउट है उसका जमीनी सतह पे जिसे कहते हैं उसको एक बार फील उसका देना, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। हम इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और लोग भी इसको पॉजिटिव तरीके से करें। लेकिन एक छोटा सा मेरा एक, जैसे मेरे साथ बता, इसका मिसयूज कहीं ना हो। वी आर नॉट सेइंग कि एजेंसी मिसयूज हो रही हैं, इसके हम एजेंसीज को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेटिकुलसली और बड़ी मेहनत के साथ इसे इंश्योर किया जाए कि इसका प्रॉपर यूज हो, यूटिलिटी हो, और जिस पर्पज के लिए बना है उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो। जो इसमें कानूनी जो प्रोसीजरल जो फॉर्मेलिटीज हैं, या इसमें जो मैंडेटरी जिसे कहते हैं, जो कंप्लायंस है कानून के, वो सारे फॉलो हों इसमें, और इस तरीके से हम आगे बढ़े। आप पे ध्यान में रहे कि पहली बार हालांकि प्रेस एक बड़ा ही जिसे कहते हैं एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम इज्जत करते हैं, और जम्मू कश्मीर में बड़ी टफ कंडीशन में काम कर रहा है, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस भी हवाला चैनल में इन्वॉल्व थे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी। आज हमारा विषय वो नहीं है, तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ दी वे गवर्नमेंट इज एक्टिंग अगेंस्ट, और गवर्नमेंट का जो ये तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है। और अल्टीमेटली जो अमित शाह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं टेररिज्म से रहित करना है, तो इसके लिए मल्टीपल जिसे कहते हैं लेवल्स पे, मल्टीपल तरीके से जिन स्ट्रेटेजीज पे काम किए जा रहा है। ठीक है, पठानिया साहब ने ये बात कही है कि मतलब कार्रवाई सिर्फ होती है ऐसा ना हो, बल्कि कार्रवाई हो, इंसाफ हो, इंसाफ होता हुआ दिखे, जमीनी स्तर पर इसका एक संदेश पहुंचे। लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी पीडीपी के प्रवक्ता ने उठाया, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए, या क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी फॉर्मर डीआईजी आतिफ साहब उठा रहे हैं, उस पर गौर किया जाना चाहिए? इरफान साहब, चूंकि आप थोड़ा तफसीली जवाब देंगे, मैं चाहता हूं कि आप तफसीली जवाब दें, लेकिन फिलहाल मैं आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, आप मेहमानों की इजाजत से। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, बात करेंगे इरफान जी से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया और आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जो कार्रवाई हुई है, एक सख्त कार्रवाई हुई है और सख्त संदेश गया है दहशतगर्दों को या दहशतगर्द गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों को। और इस संदेश, इसका जो संदेश है वो कितना बड़ा है, कितना गहरा है और क्या इसका संदेश वाकई आने वाले दिनों में एक सकारात्मकता जो है वो दिखाएगा। लेकिन इस पर कुछ अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग दलों की, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इरफान हफीज लोन जुड़ चुके हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। इससे पहले आपने अशोक कुमार अत्री जी को सुना जो फॉर्मर डीआईजी हैं, वरिंदर सिंह सोनू जी को सुना पीडीपी के प्रवक्ता हैं, और एडवोकेट आर एस पठानिया जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनको भी आपने सुना। इरफान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आज की जो कार्रवाई हुई है कैसे देखते हैं उसे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि मैंने इससे पहले भी आपसे शायद ये शेयर किया कि एक व्यक्ति जो लॉ है वो इनोसेंट माना जाता है। ए पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूवन, दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक शख्स जिसके खिलाफ एफआईआर होता है, आरोप होता है, वो निर्दोष माना जाता है जब तक उसको साबित ना उसके खिलाफ जो है चार्जेस हो, तब तक वो निर्दोष है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हमने देखा है अफसफा यहां पर लागू है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। ऐसे कवानीन है जहां पर हमने देखा है कि बहुत उनका दुरुपयोग होता, मिसयूज होता है। बहुत से निर्दोष लोग जो है वो कभी गलत तरीके से फंसाए जाते हैं। मैं जनरलाइज नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। और जहां तक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, वेरी ब्रीफली। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मानता हूं इसके कुछ प्रोविजंस जो है वो बहुत ड्रैकोनियन प्रोविजंस है। मान लीजिए अगर इसमें अनलॉफुल में एफआईआर दर्ज होता है 18, 16, 21 सेक्शंस में, तो वहां पर एक सेक्शन 25 है, आप सुनिएगा ये गौर से। उसमें पावर्स मिलते हैं आयोग को कि अगर एफआईआर हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको लगता है कि कहीं पर प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, ये एक्सप्रेशन है वहां पर, और प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म जो है उसे वो जब्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म जो डिफाइन हुआ वो ड्रैकोनियन है। जनाब, प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म डिफाइन हुआ है कि अगर किसी के पास अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन आयोग को अगर लगता है इंटेंशन लफ्ज हुआ है कि कोई किसी का इंटेंशन है इसे मिसयूज करने का, इस्तेमाल करने का एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, तो उसे भी उन्होंने डिफाइन किया कि यह भी कवर होता है प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रोसीड ऑफ टेररिज्म नहीं है कि जो आपने इससे कोई प्रॉपर्टी बनाई है, अगर आपकी साफ सुथरा प्रॉपर्टी भी है, लेकिन आयोग को इतने पावर्स दिए गए हैं कि वो इसे जब्त कर सकता है कि अगर कहेगा कि मुझे शक लगता है कि ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने बहुत से केसेस देखे हैं। आज की जो कार्रवाई है उस पर आप क्या कहेंगे? आज की कार्रवाई क्या है? कश्मीरी 70 साल से जम्मू कश्मीर का अवाम अफसफा देख रहा है। मैंने कश्मीर में देखा अफसफा के कारण हंदवारा नरसंहार हुआ, श्रीनगर में गौ कत्ल हुआ, हंदवारा हुआ जिसमें निर्दोष इरफान जी देखिए, समय की सीमा होती है। आज जो विषय रखा है उस पर बात करें। आज जो कार्रवाई हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है। किया तो आप उसे दोषी मानते, कोई आरोपी कह देगा तो मान लीजिए। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इन कवानीन का दुरुपयोग होता है, हम दुआ करते हैं कि कश्मीर समस्या सुलझ जाए, ताकि ये सारे कवानीन जो हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं हमें इससे छुटकारा मिले। आज के बारे में क्या कहेंगे? क्या आज भी कुछ ऐसी बात हुई है? देखिए, आज एफआईआर हुआ है और सेक्शन 25 में, ये लॉ आप देखिए अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में, सेक्शन 25 में फिर आयोग के पास पावर होते हैं
कि वो इसमें जाएगा और अगर उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी प्रॉपर्टी को जब्त करेगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को 2 कंडीशंस है, एक उसमें सरकार का अप्रूवल होना चाहिए डीजी साहब का, और उसके बाद ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जैसे यहां कश्मीर में हमारा ड्यूकॉम डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, फिर वो देखते हैं कि आया इसको इस अटैचमेंट को हम कंफर्म करें या रिवोक करें, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट, वहां पर भी आप अपील कर सकते हैं। इसलिए जो पुलिस कहती है अगर कोई किसी ने दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कोई निर्दोष, अगर किसी की ये पॉलिसी है कि निर्दोष जम्मू कश्मीर के आवाम को सताया जाए और उस पॉलिसी के तहत हमें ये सताया जाता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है इरफान जी, मुझे लगता है आपने आज हमारे केस का स्टडी थोड़ा नहीं किया ठीक से, आज आपको वो करना चाहिए था। मैं फिर से वापस आता हूं वरिंदर सिंह सोनू जी के पास। वरिंदर जी, आज की कार्रवाई पे मेरा फोकस है। आज जिन 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें अब्दुल मजीद है, जिसमें फारूक है, जिसमें शादीन है। फारूक ऐसा शख्स है जिस मकान को किराए पर लेकर रहता है, तो उस मकान को सीज किया गया है। शादीन और अब्दुल मजीद के घर को सीज किया गया है, शादीन की दुकान को सीज किया गया। सवाल, बिल्कुल आप फैसला सुनाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको ये शब्द इस्तेमाल करना है कि आरोप है। वो एक जर्नलिस्ट को बिहेव करता है कि भाई ये आरोप है और आगे देखेंगे कोर्ट में निर्णय होगा कि इनका कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। ठीक है, आप ऐसे मैंने इसलिए आपको पूरा मौका दिया कि आप आज की कार्रवाई पर क्या कहना चाहते हैं। वरिंदर जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। मैंने जो सिर्फ आपको बताया कि आज जो हुआ देखिए वो गलत है, सही, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आज जो हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया वरिंदर जी, फिर से एक बार जी। देखिए ऐसे है, मैंने पहले भी कहा है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन अब एक नोटिस आपने उसको दिया है जिसके मकान में वो रह रहे थे। अब मुझे बताइए, जब मकान किसी ने किराए पर दिया, अब उस मकान मालिक को पता भी है कि यहाँ ये कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये तो शायद आपको याद होगा कि रामबन जिले में ही, खासतौर से बात कर रहा हूं जिस जिले में कार्रवाई हुई, वहां पर ये बाकायदा ये एक मैसेज पहले से दिया गया था कि जो भी कोई अपने यहाँ कोई रेंटर रखता है उसे चाहिए कि उस रेंटर का बायोडाटा वो कंसर्न थाने में जमा करे, उसकी डिटेल जमा करे। ये तो पहले से बताया जा चुका है। जी, देखिए ऐसा है कि सुनिए जी, अकेले रामबन जिले की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में जो हुआ है। आज अगर आप जिले में कार्रवाई वहां हुई पे रखना है तो उसका सुनिए जी, सुन लीजिए ना। तो जिसने रखा होगा उसने अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दे दिया होगा। अब रखने के बाद अगर 2 महीने के बाद उसने कोई कार्रवाई वहां की है उस मकान में नहीं की है, ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन मकान मालिक का तो कसूर कोई नहीं है ना, उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। और दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, इसमें आप देखिए, मैं जैसे कि अतरी साहब ने पूरा कानून का इसमें आपको खोल के बताया, मैं कहता हूं कि मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 भाई एक ही मकान में रहते हैं। एक भाई जो है वो मिलिटेंसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट में उसका केस चल रहा है। अब उन तीनों का तो कोई दोष नहीं है ना, अगर वो उन्हीं का मकान भी सीज हो जाएगा तो वो 3 आरएस पठानिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने कहा कि संदेश जो है वो पीछे तक जाना चाहिए और इंसाफ होता दिखना चाहिए। क्या वरिंदर जी जो कह रहे हैं वो बात और जो आपने की, वो बातें अलग अलग हैं? देखिए वरिंदर जी हमारे मित्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने इस केस को स्टडी नहीं किया। हालांकि इनकी बात मैंने खुद ही कह दी कि कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके ध्यान में रहे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये पार्लियामेंट के सैंक्शन के साथ ये कानून आया है, और जम्मू कश्मीर में भी ये कानून यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ यहाँ आया है। ये जो एक्टिविटी आज की गई है सेक्शन 25 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की, जिसके तहत आयोग के पास पावर है, बट आयोग की पावर कोई एब्सोल्यूट पावर जिसे कहते हैं, कोई आखिरी फैसला, आखिरी शब्द नहीं है। आयोग को सीजर करना है, आयोग को सीजर करके डेसिग्नेटेड अथॉरिटी के पास 48 घंटे में पेश करना है। डेसिग्नेटेड अथॉरिटी उसको कंफर्म भी कर सकती है, उसको रिवोक भी कर सकती है। रिवोक हो गया तो खत्म। फिर डेसिग्नेटेड अथॉरिटी के बाद उसके फैसले का भी अपील प्रोवाइडेड है। वरिंदर जी, वन मोर पार्ट, अगर अपील भी सक्सीड ना करे, ही कैन डायरेक्टली गो टू द रिट कोर्ट आल्सो। तो रिट जुरिस्डिक्शन तो कोर्ट का तो है ही है ना। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का अपना सिस्टम है। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है यहाँ पर वरिंदर जी। टेररिज्म को कंट्रोल करना, तो ऐसे सख्त मेजर हमें लेने पड़ेंगे। देखिए कोर्ट का प्रोविजन सबके पास है। अगर किसी को लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे साथ अनजस्टिस किया है तो वो कोर्ट में जाएगा। लेकिन पठानिया साहब मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, और ये कानून साज भी हैं, और सारी ये वकील हैं, इनको तो सारा पता। मैंने 2 ही बातें इसमें कही थी।
जिस तरह के मैं ये कह रहा हूं, मैं आज ही की घटना की बात कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई तो कीजिए, किसी ने रोका नहीं है। हाँ। जो प्रॉपर्टी अटैच करने का मसला है, मैंने जो कहा, मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया पठानिया साहब ने। मैंने कहा था कि मान लीजिए अगर मैं कुछ कल को गलत करता हूं, वासिफ साहब, मैं कुछ कल गलत करता हूं, मैं अरेस्ट होता हूं, तो उसमें मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब मेरी फैमिली जहां पे फाइनल कमेंट, एकदम बहुत छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट जी अशोक कुमार जी का लेना चाहूंगा। अशोक कुमार जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड, समय कम है थोड़ा। देखिए, हाँ ये देखिए, ऐसा है कि मैं पहले तो ये कि जो टेररिस्ट प्रोसीड है वो टेररिस्ट एक्ट होना जरूरी है। टेररिस्ट एक्ट से अगर वो सीज प्रोसीड बनाई जाती है, ऑब्टेन की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि साहब इसको उसको सीज किया जा सकता है। तो पहले ये साबित करना ही बहुत मुश्किल है कि साहब ये जो किसी की प्रॉपर्टी है, किसी के फादर के नाम पे है, किसी के बीवी के नाम पे है, या किसी टेररिस्ट के नाम पे निकल रही है, तो वो क्या वो टेररिस्ट एक्ट के प्रोसीड है कि नहीं है। तो इससे ये होता है कि लोगों में ज्यादा अंदेशा इस बात का है कि ये जो हमारा प्रोविजन है, ये कोई नया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लाया है, ये 1967 का एक्ट है। इससे पहले टाटा था हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में, और उसका भी इस्तेमाल होता था, तब भी ये सब चीजें जो प्रोविजन है उस एक्ट के इस्तेमाल होते थे। बाद में उसको रिपील कर दिया गया था और उसको इस एक्ट के साथ जो है इसको लाया गया था जी। और इसमें यही है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है और या ये जो अपनी डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उनके लिए ये साबित करना है कि साहब ये जो प्रॉपर्टी हम सीज कर रहे हैं और जो ये जो हम उनके नाम टेररिस्ट के नाम दिखा रहे हैं, क्या वो वाकई वो टेररिस्ट एक्ट की वजह से बनी है प्रॉपर्टी। तो इसका मिसयूज होने के जो है चांसेस, मिसयूज को लेकर यहां पर बातें आ रही हैं सामने कि मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन मिसयूज से बड़ा जो एक फैक्टर यहां पर सामने आ रहा है वो यही है कि हालात बेहतर कैसे हो और एक सख्त संदेश कैसा जाए। मुझे लगता है कि इस पर अभी और बात शायद होती रहेगी, लेकिन फिलहाल यहां पर हमें इसे रुकना होगा इस चर्चा को, समय अब नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। मुझे दें इजाजत।